चैनल इट्स डिलाइटफुल दीपाक्षा। सो गाइस, आज का जो वीडियो है मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि जो एमी लाइसेंस होता है उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं और आपको कितने मॉड्यूल मतलब कितने एग्जाम आपको पास करने होते हैं एमी बनने के लिए। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखें। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको थोड़ा समझ ना आए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है तो फिर आप सिलेबस का करोगे क्या। तो गाइस उस वीडियो का लिंक मेरी वीडियो के लास्ट में है, तो आप उसमें देखते हैं। आप पहले जाके वो वीडियो देखें, देन उसके बाद आप इस पे। तो गाइस लाइसेंस की कैटेगरी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे वो बताना चाहिए आपको। तो गाइस जैसे अगर आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आप लोन लेके एजुकेशन लोन लेके आप एमी का कोर्स करें, तो गाइज मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि गाइज अगर आप लोग की फाइनेंशियल कंडीशन अगर सब कुछ ठीक है घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सब कुछ ठीक होता है तो पेरेंट्स आराम से अपने बच्चों के ऊपर पैसा लगा देते हैं उनकी स्टडीज। तो गाइज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप इतने स्टेबल नहीं है तो गाइज लोन लेके कोर्स कराना थोड़ा सा सोचने वाला है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जो एमीज होते हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, 1 से 2 लाख होती है। लेकिन गाइज वो तब होती है उनकी सैलरी जब वो लाइसेंस होल्डर होते हैं। अब गाइज अब आप ये सोच रहे हैं कि जैसे आप लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोर्स के बाद आप ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारा जॉब लगे उसमें एटलीस्ट 30 से 40,000 हमें सैलरी मिले, ताकि हम लोग उसमें से जो इंस्टॉलमेंट है बैंक की वो बैंक को दे दें, और उसके अलावा एटलीस्ट कुछ पैसे बचें जो हम लोग घर में यूज करें। क्योंकि गाइज मुझे पता है मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में भी ऐसा होता है कि अगर सैलरी आने वाली होती है तो उसी से पहले पूरा हिसाब होता है उस सैलरी का। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देख के करना अगर आप एजुकेशन लोन लोगे एमी करने के लिए। क्योंकि गाइज ऐसा भी होता है कि आप लोग हॉस्टल में रहते, तो फिर जब आपको जो मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया था उस दिन 5 लाख रुपए, तो वो मैंने सिर्फ कोर्स का बताया था। लेकिन उसके अलावा भी गाइज अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको मेस का चार्ज देना पड़ता है और हॉस्टल फीस वगैरह देनी पड़ती है। फिर उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं सेमेस्टर में, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उनमें भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोन सोच समझ कर ही लें। क्योंकि मैं आपको इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज जब फील्ड में जाते हैं तो गाइज हम लोग सबसे छोटी पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे एनी टेक होता है, जैसे एसोसिएट टेक भी बोलते हैं, तो गाइज उनकी जो सैलरीज होती है वो 8 to 10,000 होती है बस। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो जूनियर टेक्नीशियन बनते हैं तो उनकी सैलरी 18 से 20 के बीच में कुछ होती है। जब वो टेक्नीशियन बनते हैं तब उनकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो ऐसे करते करते गाइज जब आप लाइसेंस होल्डर बन जाते हैं तब जाके आपकी सैलरी 1 से 2 लाख होती है। तो गाइज इसीलिए आप थोड़ा सोच के अब आप लोन ले लोगे, ठीक है। अब आपने मान लो किसी ने 7 लाख का लोन ले लिया, 7 लाख का लोन ले लिया और 10 साल के लिए लोन ले लिया। तो गाइज आपको एक टाइम मिलता है बैंक से कि जैसे आपका 3 साल का कोर्स है तो जैसे आपका 4 ईयर कंप्लीट होगा आपको बैंक को रीपे करना पड़ेगा। गाइज आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और गाइज आप देख के करें आप जो भी करना चाहते हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बोला कि एमी बहुत अच्छी लाइन है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग सोचते हैं कि जैसे कॉलेज खत्म होगा फिर उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज खत्म होने के बावजूद भी हम लोग को जॉब नहीं मिलती, 5-5, 6-6 महीने, कभी कभी 1 साल भी हो जाता है। तो गाइज बहुत सारी चीजें हैं। अब जॉब मिलने के बहुत सारे रीजन है, या तो हम में ही कमी हो या फिर मतलब जॉब की कमी होगी। तो वैसे भी इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो गाइज जो भी आप लोग सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, चाहे एम ही नहीं चाहे आप किसी भी चीज के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज आप पूरा ध्यान से सोचें, पूरा दिमाग लगा के सोचें। और ये आपके पास अभी टाइम है सोचने का, आप सोच सकते हैं आराम से। तो गाइज जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइसेंस की कैटेगरीज बताऊंगा। तो गाइज लाइसेंस की कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फिर उनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और जो उनके गाइज मॉड्यूल्स होते हैं, जो उनके एग्जाम होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस क्या होता है नंबर ऑफ एग्जाम्स ऊपर नीचे होते हैं, लाइक किसी में 11 हो गए तो किसी में 10 होते हैं। फिर सिलेबस भी ना काफी हद तक सेम होता है। तो गाइस लाइसेंस की 5 कैटेगरी होती है। कैटेगरी ए, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2, कैटेगरी B3 एंड कैटेगरी C। तो गाइस जो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी B1 है वो सब डिवाइडेड भी होती हैं। वो होती हैं A1 एंड B1.1, जिसमें हमारे आते हैं एरोप्लेन टर्बाइंस। फिर हमारी होती है कैटेगरी, ये सारी सब डिवाइडेड है। फिर गाइस आती है हमारी A2 एंड B1.2, वो हमारी है एरोप्लेन पिस्टन। फिर नेक्स्ट A3 एंड B1.3, वो हमारी है हेलीकॉप्टर टर्बाइन। एंड फिर है A4 एंड B1.4, वो है हमारी हेलीकॉप्टर पिस्टन।
इन कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है एंड इनकी अलग अलग प्रिविलेजेस होते हैं। तो गाइज आपको ये तो पता ही चल गया कि मेंटेनेंस होती है, तो ऑब्वियसली हर कैटेगरी में मेंटेनेंस ही होती है, लेकिन डिफरेंट टाइप मेंटेनेंस होती है। लाइक किसी में लाइन मेंटेनेंस होती है, किसी में बेस मेंटेनेंस होती है। जब एयरक्राफ्ट रनवे पे होता है तब उसमें जो मेंटेनेंस होती है तो उसको हम लाइन मेंटेनेंस बोलते हैं। एंड गाइज जब एयरक्राफ्ट हैंगर में होता है, लाइक हैंगर होता है जिसमें एयरक्राफ्ट को रखते हैं, तो उसमें जो मेंटेनेंस होती है उसको हम बेस मेंटेनेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो एमीज होते हैं वो ऑथराइज होते हैं कि वो फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं, देन उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं। ठीक, सो गाइस जो कैटेगरी ए लाइसेंस होल्डर होते हैं वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं रिलीज टू सर्विस आफ्टर लाइन मेंटेनेंस, और जो सिंपल डिफेक्ट्स होते हैं उनकी रेक्टिफिकेशन के बाद। सो गाइज जो B1 कैटेगरी वाले हैं वो भी सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं एंड वो लोग एक्ट करते हैं एज अ सपोर्ट। काफी सारी मेंटेनेंस में जैसे मेंटेनेंस परफॉर्म हो रही हो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पे एंड पावर प्लांट पे, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। ठीक है, सो गाइज जो कैटेगरी B2 वाले होते हैं वो सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं टू सर्विस आफ्टर मेंटेनेंस ऑन एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस होती है, तो उसके बाद भी वो लोग सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं। B3 लाइसेंस होल्डर होते हैं वो क्या इशू करते हैं, वो भी सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस इशू आफ्टर मेंटेनेंस किस पे, पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट ऑफ मैक्सिमम टेक ऑफ मास 2000 kg एंड बिलो। ओके, तो गाइज जो कैटेगरी सी वाले होते हैं वो सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं टू सर्विस आफ्टर बेस मेंटेनेंस। ठीक है, अब गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो डिफरेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो कैटेगरी ए है, तो गाइज कैटेगरी ए एंड B1.2 एंड B1.4 एंड B3 में 3 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट पे। एंड नेक्स्ट है B2 एंड B1.1 एंड B3, तो इस पे गाइज 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। कैटेगरी सी है, जब लार्ज एयरक्राफ्ट उसमें आते हैं तो जो B1.1 है और B1.3 है और B2, तो उनमें 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और जब B1.2 है एंड B1.4 सपोर्ट्स था 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो गाइज ये था एक्सपीरियंस। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस के लिए आपको मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ते हैं गाइज, उसका भी एक टाइम होता है। हर साल 3 सेशन होते हैं, और अगर आप एक ही सेम मॉड्यूल हर सेशन में देते हैं, लाइक आपने फर्स्ट सेशन में आपने मॉड्यूल 3 दिया तो आप उस मॉड्यूल में पास नहीं हुए, 1 नंबर से रह गए, आप पास नहीं हुए। ठीक है, देन उसके बाद आपने वही मॉड्यूल सेकंड सेशन में भी दिया, फिर भी आप पास नहीं हुए, फिर आपने थर्ड सेशन में दिया, अगर आप उसमें भी पास नहीं हुए तो गाइस जो आपका मॉड्यूल 3 बारी में नहीं क्लियर हुआ तो उसके बाद आपको 1 साल का गैप मिलता है, देन उसके बाद आप उस मॉड्यूल के लिए अप्लाई करते हैं। गाइस ऐसा नहीं है कि आप मतलब कितने भी सालों तक मॉड्यूल्स देते रहो कि चलो अभी नहीं निकला नेक्स्ट से निकलेगा, नेक्स्ट से नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम होता है गाइस जिसके अंदर हमें अपना पूरा एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है एंड अपने मॉड्यूल्स भी क्लियर करने पड़ते हैं। तो गाइस वो 10 years होते हैं जिसे हम क्रेडिट ईयर्स बोलते हैं, क्रेडिट ईयर्स होते हैं, उसके अंदर हमें अपने सारे मॉड्यूल्स क्लियर करने होते हैं। गाइस जैसे आपके सारे मॉड्यूल क्लियर हैं, आपके 8 मॉड्यूल क्लियर हुए, तो जैसे क्रेडिट ईयर्स खत्म होगा तो उसके बाद आपको दोबारा से सारे मॉड्यूल्स देने पड़ेंगे। तो इसलिए गाइस 10 years के अंदर अंदर आप अपने सारे मॉड्यूल्स क्लियर करें, आप एक्सपीरियंस वगैरह लेके आप एमी बन सकते हैं। ओके, तो गाइज इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आरटीआर के बारे में बताऊंगा। तो गाइज आरटीआर क्या है? गाइज आरटीआर ए होता है हमारा रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड एरोनॉटिकल है, वो प्रोफेशनल लाइसेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो एब्सोल्युटली कंपलसरी होता है पायलट्स के लिए, एमीज के लिए, एटीसी कंट्रोलर के लिए, और जो एटीसी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस होते हैं एंड ग्राउंड पर्सोनर किस कंपल्सरी कम्युनिकेशन के लिए। जो आरटीआर है उससे गाइस हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो गाइस आरटीआर का भी एग्जाम होता है और आरटीआर कंपल्सरी होता है जो B2 कैटेगरी के जो लाइसेंस होल्डर होते हैं गाइस वो लोग आरटीआर क्लियर करते हैं, देन उसके बाद जाके उनको लाइसेंस मिलता है। तो मतलब उनको अपने मॉड्यूल्स भी क्लियर करना है प्लस उनको आरटीआर क्लियर करना पड़ता है, तब जाके उनको लाइसेंस मिलता है। आरटीआर की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और ऑफलाइन भी बहुत सारी जगह क्लासेस होती हैं। उसके बाद आरटीआर में क्या होता है ना गाइस, सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, देन एग्जाम में पास होते हैं तो फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जब आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं तब जाके आपको आरटीआर का लाइसेंस इशू हो जाता है। इस मॉड्यूल्स का जब एग्जाम होता है तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एंड उसमें हमें 75% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए।
तो गाइज अगर आपको और भी कुछ जाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल CR66 DGC PDF लिखेंगे तो उसमें एक PDF आ जाएगा एंड उसमें वो होगा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट। एंड गाइज सब कुछ लिखा होगा कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितनी कैटेगरीज होती है और क्या सिलेबस होता है एंड वो कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको और भी कुछ जानना हो तो आप आराम से उसको सर्च कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड आपको वीडियो कैसा लगा तो गाइज प्लीज कमेंट करके बताएं। गाइज आपको समझ आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एमी क्या होती है और आप लोग कैसे बन सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको समझ आया होगा। एंड आई होप आप जो भी फील्ड चुने आगे अपने लिए वो सोच समझ कर ही चुने। अगर आपने चूज करी है एंड अगर आप ऑलरेडी फील्ड में हैं तो गाइज आप अपना बेस्ट दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।